बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जमात इस्लामी का एहतजाज आपको इस वक्त आज मुल्क में नज़र आ रहा है। ये एहतजाज आप देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा था कि शायद दूसरी सिटीज़ में कहीं कामयाब हो जाए तो हो जाए, लेकिन कराची की सतह पर कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पे कराची में काफ़ी साथ दिया गया, बल्कि यहाँ पे कहना चाहिए कि वकला तंजीमों ने भी इस तमाम एहतजाज का साथ देने का फैसला किया है। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी की मद में अमीर जमात इस्लामी ने जो इस यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है, वो एक पार्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह सिंध में बढ़ती हुई बैड गवर्नेंस की खबरें सामने आ रही हैं। मामला किस तरफ जा रहा है कि अब मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा कि जनाब एक तरफ पीटीआई के एहतजाज हम देखेंगे, दूसरी तरफ इस वक्त जमात इस्लामी मुल्क की एहतजाज की बात कर रही है और साथ साथ सिंध में बैड गवर्नेंस का मसला मामला जा कर रहा है। बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं मेहताब चांदीवाला साहब, आप तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब, आज देखा गया है कि जमात इस्लामी ने मुल्कगीर एहतजाज का एक सिलसिला शुरू कर दिया है और ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से वो कह रहे हैं कि जनाब कीमतों में इजाफा हुआ है और आवाम पे महंगाई का तूफान है। आपकी पार्टी इसको किस तरह से देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हकीकत है कि पेट्रोल के जो कीमतों का मसला है वो आज का मसला नहीं है। पहले इन्होंने 15 दिन के बाद बढ़ाने का एक सिस्टम शुरू किया था, फिर उसके बाद वो हफ्ते पे आ गया, फिर वो डेली बेसिस पे आ गया। असल में ये लोग अभी तक वो पीटीवी के दौर में रह रहे हैं, जबकि ये सोशल मीडिया का दौर है। और अब जाहिर सी बात है, अगर ये 15 दिन के बाद बढ़ाते हैं, अगर इसको सबको जमा कहें तो ये 50 या 60 रुपए बनते हैं अगर आप हर हफ्ते। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी पेट्रोल की रेट मेरे ख्याल से निचली सतह पे बहुत, ये जो जंग से पहले थी, हुर्मुज़ के खुलने की भी बात हो रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि मजीद उसमें नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि पेट्रोल एक जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे पेट्रोल हो गया, ये सोना हो गया, उसके जो रेट होते हैं। तो अब अगर आप देखें कि बांग्लादेश में तकरीबन जब आबनाए हुर्मुज़ का मसला हुआ था, उस वक्त पेट्रोल में कुछ इजाफा किया गया था। इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक देखें, मेरे ख्याल से अब तक ना इंडिया में कभी पेट्रोल के रेटों में कोई फ़र्क आया, ना बांग्लादेश में आया। तो क्या वजह है कि हमारे पास पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी, ये बुनियादी जो ज़रूरियात हैं हमारी, उस पर हम टैक्सेस के इतने ज़्यादा भारी भरकम बोझ डाल रहे हैं। तो उसकी एक बेसिक वजह मेरे ख्याल से अभी पिछले दिनों जो हुकूमत ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया था, देखें किसी भी मुल्क की जो इनकम होती है वो उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो मईशत होती है। तो क्योंकि आपकी मईशत इस वक्त आपको पता है कि जिस पोजीशन में कि आपकी जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो बांग्लादेश, जाहिर सी बात है मुतबादिल जो था वो बांग्लादेश था। तो अगर आप अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे तवज्जो देते, उस पर टैक्सेस कम करते, जिस तरह आप जागीरदार और वडेरों को सहूलतें देते हैं कि बारिश आ गई तो ट्रैक्टर फ्री हो गए, उनको कर्जे फ्री कर दिए, इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कोरोना के वक्त में 5% पे उनको लोन दिया था, और उनके जो ड्यूज थे, जो बकाया जाते, वो बिजनेसमैन को एज ए सपोर्ट उनको दिए थे। तो जिसकी रिजल्ट ये आया था कि जब कोरोना खत्म हुआ था, उस वक्त आपका बिजनेस बेहतरीन पोजीशन में था, मतलब उस वक्त के हिसाब से 6.2%। कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग के बगैर काम हो रहा है। हमारी जो इनकम है, ठीक है, पाकिस्तान के जो है वो इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं है, लेकिन इनकम हम सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं या तो टैक्सेस के हवाले से या फिर गैर मुल्की जो हमारे जो पाकिस्तानी गैर मुल्क में के हवाले से। ये आज का नहीं है। देखें, इंडिया भी आज़ाद हुआ था, उसने अपने वहाँ से एक जमहूरी मुल्क के तौर पे उभरा था। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो इंडिया को कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जो भी है XYZ। जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पे हिंदू भी सदर बन जाता है, मुसलमान भी बन जाता है, सिख भी, तो इस हिसाब से वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। हमारे यहाँ तो टोटल मुसलमान है, और उसके बाद बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था। तो क्या वजह है कि वो दोनों मुल्क इस वक्त मुस्तहकम पोजीशन में, और हम उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा निज़ाम है। और वो निज़ाम उसने, तो आपको इस वक्त मोहसिन नकवी साहब प्यारे लग रहे होंगे, उन्होंने जो निज़ाम की बात कर ली। मैं आती हूँ सर, मोहसिन नकवी साहब, एक मिनट,
कि मोहसिन नकवी साहब का तो ये पता नहीं चलता कि वो किस पार्टी के हैं, कैसे जीते, कैसे वो इतनी अहम पोस्ट पे आ गए, ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। वो क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, आपको पता है। और आपको पता है जब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो हमारे जो वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में टीम बाहर हो गई थी और उसको भी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, और अभी भी वो एतराफ़ तो कर रहे हैं। देखें, जब आप नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं तो आप इस्तीफा दें, तमाम चीजों में करें। जी अगर हाँ। वो आप कह रहे हैं अपनी हुकूमत को ही कह रहे हैं कि जनाब ना वो सिस्टम खराब है, तो अपने अब नहीं, बारे में भी बात अपनी करें। हुकूमत तो ये कि उनकी कोई पार्टी हो या चले कोई पार्टी ब्यूरोक्रेट के ऑन तौर पे करे, कह लें, चले ब्यूरोक्रेट्स इस के तरह तौर से पे कह मान सकते लें हैं। जी उनको कि जी 3 साल का जो सफर है वो 30 साल के सफर के बराबर है, तो ये भी कहा जा सकता है। मैं इस पे आप यही कह सकते हैं कि जहां से उन्होंने स्ट्रगल शुरू की है वो बेहतर तो है, चाहे जिसके भी बयान सामने है, चाहे जो भी गया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कामयाब हो गए। चलिए जनाब आगे चलते हैं। मेहताब चांदीवाला साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मेहताब चांदीवाला साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सुन रहा हूँ। मेहताब चांदीवाला साहब, आप से हम पूछना चाहेंगे, इसमें जमात इस्लामी का एहतजाज और कुछ और भी जमातें इसका साथ दे रही है, मौक़िफ़ देती हैं, अखलाकी तौर पे भी कहती हैं जनाब जमात इस्लामी इस वक्त ठीक कह रही है, पेट्रोल लेवी की मद में, और जिसको दूसरे अगर आसान लफ्जों में कहो कि लेवी क्या चीज़ें, टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं पेट्रोल की मद में, उस पर एहतजाज हो रहा है कि अवाम पे महंगाई का बोझ है। आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं? ताजरान इस पे क्या समझते हैं? कराची वाला इस पे क्या कहता है? या पाकिस्तान की एक शहरी की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इन एहतजाज का मुहतमिल हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं जो बात करूंगा पूरे पाकिस्तान के हवाले से करूंगा, सिर्फ कराची के हवाले से नहीं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हालात और मामला चल रहे हैं, और जिस तरह भाई ने कहा, हम पाकिस्तान के अंदर एक जगह नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने की जर्द के अंदर हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, असल जो जो एहतजाज जमात इस्लामी की तरफ से हो रहा है, पेट्रोल पे होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा देखें, पेट्रोल ही हमारा बेसिक नहीं है। अगर उसको बेसिक भी कहें तो हम, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी बेसिक है, हमारे पास गैस भी बेसिक है, तो हम उसको तमाम को कंबाइन करके एक एहतजाज क्यों नहीं करते? असल ये है, मतलब सिर्फ दीज हम आर एक बेसिक चीज के ऊपर नेसेसिटी लेके, ऑफ लाइफ, किसी एक देखिए, पार्ट को पकड़ना ठीक नहीं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, हाँ। वो ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी इलेक्ट्रिक पे एहतजाज, कभी इस पे एहतजाज, इससे एहतजाजों से मुल्क का, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो है उसका अपना एक नुकसान तो है, लेकिन अवामी नुकसान भी उसका इनडायरेक्ट होता है। देखें, जब आप कोई धरना या कोई चीज देते हैं तो उसकी एक प्लानिंग करें कि हमने धरना किस चीज पे देना है। आज हमने धरना पेट्रोल पे देना है, कल हमने इलेक्ट्रिक पे देना है, परसों हमने गैस पे देना है, उसके बाद हमने आटे पे देना है, हमने उसके ऊपर चीनी के ऊपर देना है। तो भाई एक अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, और एक प्लानिंग के तहत एक पूरा एक जो है पूरा एक मॉडल बना के एक चीज को, उसके अंदर गवर्नमेंट से उसके आर्गुमेंट्स होने चाहिए, और अगर गवर्नमेंट उस बात को नहीं सुनती है उसके बाद धरने की तरफ जाना चाहिए। मेरा तो जहन ये कहता है इसके अंदर। दूसरी चीज, महंगाई के हवाले से जो मैं आपसे बात करूंगा, महंगाई के हवाले से तो यहाँ ये पोजीशन है, अगर किसी कल की तनख्वाह जो आम प्राइवेट है 50,000 रुपए भी है, तो उसका बेचारे का 25,000 रुपए तो पेट्रोल के अंदर चला जाता है, बाकी जो है वो अपनी चालान के अंदर दे देता है। अब उस वक्त घर पे क्या बचता है? 20,000 रुपए। आप खुद सोचें कि 20,000 रुपए के अंदर एक व्हाइट कॉलर, एक इज्जतदार आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? तो इसको गवर्नमेंट को भी इस चीज से सोचना चाहिए कि इन चीजों के ऊपर कि आवाम को रिलीफ कैसे मतलब दिया जाएगा। तो ये चीजें देखें, हर चीज आर्गुमेंट से होती है। यहाँ पे एहतजाज 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 हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स कोई नहीं कर रहा, आर्गुमेंट्स के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, मुल्क इस हालात में पहुंच गया, जिस तरह मैंने पहले बताया, मुल्क जो है इस टाइम धरने की जद में है। आप कराची के अंदर धरना नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, अब दूसरे शहरों में भी चले जाएं। सर, आप आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो किससे डिस्कशन करें? कोई उनकी बात सुनने के लिए जरूर तैयार है? अगर हम तमाम अपोजिशन जमातों की बात कर लें तो आप समझते हैं कि अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है, ये तो अपने एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, किस तरह से काम करेंगे? नहीं, देखें, अगर एक दूसरे के साथ अगर बैठने को तैयार नहीं है तो एक ये तो देखें, जो हुकूमती लोग हैं उनका काम है, उनको किस तरह राजी करना है, उन्हें करना है। देखें, हर जगह जब मामला चलते हैं तो हुकूमत जब बनती हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, आपस के अंदर आपस में जो इम्पैक्ट होते हैं, पैक्ट होते हैं सारे, तो वो भी तो हुकूमतें बनती हैं।
जाहिर बात है आज जो अपोजिशन बने हुए हैं, या जाहिर है जो असेंबली के अंदर जो बिल पास हुए हैं उन्हीं के वोटों से हुए ना, हुकूमत ने नहीं गई। क्योंकि हमारी यहाँ मखलूत हुकूमत है। मखलूत हुकूमत में जब तक आपकी वोटिंग पूरी नहीं होगी आप कोई भी बिल पास नहीं करा सकते। तो बिल कैसे खुद ऑटोमेटिकली पास हो रहे हैं? बिल भी तो कोई पास करती है ना। ये जाहिर बात है, ये जमात इस्लामी हो या XYZ पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, जाहिर है उसके अंदर उनके जो नुमाइंदे हैं उसके अंदर, उस बिल के अंदर, उसके अंदर वोटिंग होती है उनकी। उस वोटिंग के अंदर वो जाहिर उनके साथ होते हैं। तो इन मामलात के अंदर होते हैं, तो उस मामलात के अंदर भी बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मामला डिस्कशन के साथ हल हो सकता था, एहतजाज हल नहीं है। अभी हम जमात इस्लामी का एहतजाज देख रहे हैं, कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के लिए निकलने वाली है। नहीं आ रही मुझे। चलें ठीक है, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। आपकी तरफ आते हैं जावेद सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त एहतजाज? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं। सर हम आते हैं आपकी तरफ, सर बिल्कुल आपकी तरफ में आ रही हूँ, स्टूडियो में आती हूँ मैं। जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, अभी PTI भी एहतजाज के लिए निकलना चाह रही है। उस दफा कह रहे हैं कि जनाब इस दफा बहुत प्लानिंग के साथ, हमेशा से ही आपका दावा रहा है कि प्लानिंग के साथ आप आते हैं, इस दफा कुछ ज्यादा आप कह रहे हैं प्लानिंग की तरफ से। क्या कोई आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है, या आप समझते हैं कि इस दफा का एहतजाज जो है वाकई कामयाब होने वाला है? नहीं, ग्रीन सिग्नल तो खैर क्या, इस वक्त जो हुकूमत की पोजीशन है वो आपके जो लोग हैं वो 24 नवंबर के बाद 24 से 26 नवंबर जो एपिसोड चला था, कुछ ऐसा लगता है कि आपके लोग आपसे ही मुतफर हो गए हैं और वो समझते हैं कि जनाब ये तो क़यादत ही नहीं साथ दे रही है। मतलब जो लोग इस मौजूदा कोई भी पार्टी है, जैसे PTI है, वो एक मुल्क गिर पार्टी है और उसमें जाहिर सी बात है पार्टियों में इख्तलाफात चलते रहते हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो लेकिन मसला ये है कि आप देखें अभी 2 दिन पहले पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ था, मतलब कराची से लेकर खैबर तक, और हर जगह वो कामयाब रहा, कराची में भी। लेकिन रोकने की कोशिश वाला आप समझते हैं कामयाब हुआ? देखें जिस तरह अगर आपने ज़ाहिर कवरेज की होगी या आपने देखा होगा कि जिस तरह फस्तायत का मुजाहरा किया गया, और एक अरसे से किया जाए, ये कल की परसों की बात नहीं है, इससे पहले भी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आते हैं और एहतजाज को कामयाब बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है इस तरह के जो हालात होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मसाइल तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। और इसी तरह आप देखें पेशावर में भी एक बहुत बड़ी तादाद जी, आप भी मौजूद थे। और जाहिर जब एहतजाज किसी भी पीपल्स पार्टी का होगा तो पीपल्स पार्टी इस दफा आप घर आ गए हैं, इस दफा आप घर आ गए। मतलब मैं मुतनफ्फिर होने की बात ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप के साथ एक बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप मुतनफ्फिर नहीं हुए, आप साथ रहे हैं पार्टी के। देखें मसला ये है कि एक जो नजरियाती कोई भी कारकुन हो, किसी भी पार्टी का हो, तो वो नजरियात की वजह। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि मेरा पहले सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा एक सोशल वर्किंग का था। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात मुसलसल मसाइल का शिकार है। मतलब ये कि हम देख रहे हैं कि PTI तो खैर 2018 या 2013 इस दौरान में PTI हुकूमत में आई थी। उससे पहले खान साहब को तो खैर सभी जानते थे, वो तो वर्ल्ड क्लास फेमस आदमी थे। लेकिन इससे पहले जो जमातें थी आप देखें कि 40-50 साल से वो वर्किंग कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क में कोई खुशहाली, अच्छा जो खुशहाल मुल्क था, अगर आप PDM की जो अभी जमातें जो हुकूमत में अगर आप देखें कि जब ये 80 और 90 की दहाई में जब जिया साहब के दौर में जब ये आई थी, जैसे MKM है, जाहिर सी बात है जिया साहब के दौर में थी। नून लीग जो बनी थी वो भी जिया साहब के दौर में बनी थी। हाँ, पीपल्स पार्टी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की जो पार्टी थी, भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहब जब गई हैं तो उसके बाद आप उनका पीपल्स पार्टी का भी हाल देख लें कि वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे, हुकूमत में भी शामिल हो गए। और अब आप देख लें कि हुकूमत में होते हुए वो एक दूसरे की, अभी आपने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो तकारीर सुनी होंगी तो वो ऐसा लग रहा था कि ये इत्तेहादी नहीं है बल्कि एक दूसरे के अपोजिशन पार्टियां हैं। अच्छा, यही हाल इनका 2024 में था। तो अब आवाम इनको समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये सिर्फ अपने मफादात के लिए, मुल्की मफादात के लिए अगर होते तो 4 साल से ये हुकूमत में है, और 4 साल के बाद जो इस वक्त जो पोजीशन है, जो मईशत की हाल है, जो आवाम का हाल है कि 40% लोग खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, कर्जों का बोझ चढ़ गया। तो जाहिर सी बात है अब इसमें आप अपना एक किरदार अदा करते हैं। ठीक है।
अब कोई जिया साहब के जमाने में आए या कोई बाजवा साहब के जमाने में आए तो ये डिपेंड करता है, लेकिन पाकिस्तानी सहाफत की शायद अच्छा फिर दूसरी सियासत की आप खूबसूरती कह लें या जरूरत नजरिया जरूरत कह लें, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी तरह तो आता है। एनीवे आगे बात करते हैं। मेहताब चांदीवाला साहब, एक और मसला इस वक्त खड़ा हो रहा है सूबों के हवाले से भी। अगर इतने मसाइल है, महंगाई का मसला है, एहतजाज भी दो पार्टीज की तरफ से हम देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो अचानक से इंतजामी यूनिट, और चाहे वो आप इंतजामी यूनिट कह लें, सूबों की बात कर लें, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, इसके बारे में काफी दफा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंतजामी यूनिट हमें आज हमें जरूरत है इंतजामी यूनिट की, और बहुत जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर सूबे बनना पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान की बका के अंदर है। ये सूबे जरूर बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है रोज बरोज जो ग्रोथिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम जो है उसके अंदर फेल हो रहे हैं। क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो एडमिनिस्ट्रेशन निजाम जो है एक लिमिटेशंस के अंदर होता है, आबादी को कंट्रोल करता है। जब वो आबादी उसकी कंट्रोल से बाहर होगी तो आपको लामुहाला उसके अंदर नए एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह नए सूबे पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान की बका के लिए जरूरत है। अच्छा, मेहताब चांदीवाला साहब यहाँ रुकिएगा, मैं एक सवाल आपसे करती जाऊँ। आप कराची में कारोबार करते हैं, मुझे एक बात बताइएगा कि कराची के जो मौजूद, मैं आपका अपना जाती मौका पूछना चाह रही हूँ, कारोबारी नौयत से भी, वैसे भी जो शख्स कराची में पैदा हुआ हो, बड़ा हुआ हो, आप क्या समझते हैं कितना बदल चुका है, कितनी आबादी यहाँ की फैल चुकी है? चाहे हम यहाँ पे ईस्ट वेस्ट साउथ की बात कर लें या हम सेंटर की बात कर लें, कितना आपको लगता है कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, कराची जो है गरीब परवर शहर है। ठीक है, यहाँ पे हर कौम का आदमी आता है और उसे कराची वेलकम कहता है। ठीक है ना। और इसकी आबादी अगर एक कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरे मुताबिक कम से कम 6 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। अब उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो निजाम हमारा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम जो है वो सबको पता है कितना है, उसके अंदर कोई हमारी एक्सपेंशन नहीं है, वही निजाम चल रहा है। नाम उसके अंदर अपग्रेड हुए तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसले आपके सामने हैं, रोज अखबार के अंदर, रोज हम टीवी के अंदर देख रहे हैं क्या मसाइल हैं। पुलिस भी उसके अंदर परेशान है, किस तरह कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं है कि पुलिस भी परेशान हो गई। अब तो मैं समझता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो खुद परेशान है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जब तक हुकूमती सतह के ऊपर इसके ऊपर बातचीत या इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये निजाम बेहतरी की तरफ आने के बजाय और बदतर तरीन होता जाएगा। लेकिन मेहताब चांदीवाला साहब, यहाँ पे जो जमातें हुक्मरान हैं, चाहे वो सिंध की जमात की बात करूं, पंजाब की जमात की बात करूं, केपी में तो चले पीटीआई फिर भी कह रही है कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जमातें क्या साथ देंगी इस मौकफ का? देखें, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान, नजरियात पाकिस्तान जो रखता है, देखें एक होता है नजरियात पार्टी, एक होता है नजरियात पाकिस्तान। नजरियात पाकिस्तान जो रखता है उसको इसकी हिमायत करनी चाहिए। चले बहुत शुक्रिया मेहताब चांदीवाला साहब। मैं एक सवाल आपसे करूंगी, उसके बाद मैं अपने दूसरे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करूंगी। जावेद सिद्दीकी साहब, सूबों के मामले में स्पेशली पीटीआई का मौक़िफ़? देखें, सूबों के लिए मैं पहले भी कई दफ़ा यही कह चुका हूँ कि देखें जब ये 4 सूबे बने थे उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ थी, तकरीबन 7 करोड़ थी, जिसमें 4 करोड़ बांग्लादेश की थी, 3-3.5 करोड़, 3.5 करोड़ यहाँ की थी। अब आप मुझे बताएं कि 3.5 करोड़ की आबादी में उस वक्त 4 सूबे बने थे और इस वक्त सिर्फ कराची की अगर आबादी आप देखें तो कराची की सिर्फ 3.5 करोड़ है। अच्छा, फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ जो लिसानी और मजहबी जो तफरीक़े पैदा हुए, एक मिसाल है, अगर सिंध में कराची से लेकर मीरपुर खास तक एक अगर सूबा बनता है या इंतजामी यूनिट बनता है और उसके बाद सिंध का एक इंतजामी यूनिट बनता है, तो जाहिर सी बात है सिंध में जो आएंगे उधर वजीर आला भी सिंधी होगा, गवर्नर भी सिंधी होगा, काबीना भी सिंधी होगी, तो सिंधियों को फिर उर्दू बोलने वालों से कोई गिला नहीं होगा, उर्दू बोलने वालों को सिंधी से गिला नहीं होगा। इसी तरह अगर आप पंजाब जाएं तो वहाँ सराइकी एक बहुत बड़ी तादाद में, पंजाबी एक बहुत बड़ी तादाद में, हजारावाल बहुत बड़ी तादाद में, और आपने देखा वहाँ भी यही कि जनाब इसने मेरी जो है हक छीन लिया, उसने मेरा हक छीन लिया। तो ये जो सियासत जो चल रही थी ना, आज हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है कि आपस में आप इस वक्त देखें, और मौजूदा गवर्नमेंट ने तो फिर वो हल कर दिया कि इदारे और अवाम एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई।
तो मतलब आप ये समझते हैं कि जरूरत है, वक्त की जरूरत है, आपका ये लाजमी, मौक़िफ़ है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये चीजें खत्म करनी है, पठान, पंजाबी, सिंधी और बलोची ये सब चीजें खत्म करनी है, तो आप अगर सूबे या यूनिट जो भी चाहे बनाए, ताकि अब देखे ना, अगर कराची का वजीर आला होगा, कराची का ही गवर्नर होगा, तो उर्दू बोलने वालों को सिंधियों से कोई गिला नहीं होगा, अपने लोगों से गिला होगा। सिंधी बोलने वालों को उर्दू बोलने वाले से गिला नहीं होगा। इसी तरह सराइकी बोलने वालों को पंजाबियों से गिला नहीं होगा, हजारेवाल को किसी पख्तून से गिला नहीं होगा। सब अपने अपने जिम्मेदार होंगे और उससे फिर उनकी काबिलियत का भी अंदाजा होगा, उनकी जो इनकम है। अभी आप देखें ना, अभी जो यहाँ पे कोटा दो सिस्टम बातें और आई बहुत हैं जो सारी ब्रेक से चीजें, पहले मैं इसको करके जाऊंगी, उसके बाद हम जो है वो तो अगर यहाँ आगे पे भी आप जाएंगे। जी जी सर, एक तरफ बात आई है कि लिसानी बुनियादों पे सबको तमाम चीजें मिलनी चाहिए ताकि मसाइल खत्म हो। दूसरी तरफ अगर खासतौर पे कराची की बात की जाए, तो मेरे जो दूसरे मेहमान थे उन्होंने ये बात कही है कि चूंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, तो इस लिहाज से भी इसको डिवाइड होना जरूरी है। लेकिन इस पर एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का भी लेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने आते हैं और पीपल्स पार्टी से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं इरशाद अली शर साहब, आप एडवोकेट हैं और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर, काफ़ी देर से आप खामोश थे और मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसलिए देर से करवाया कि आपके पास बहुत कुछ है कहने को। सवाल नहीं पूछती हूँ, गुफ्तगू सुन चुके हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू मैडम सना साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौजू पर आज मुझे मौका फराहम किया। मैंने पीटीआई का मौक़िफ़ भी सुना, एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी सुना, और वैसे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे भी सुन रहे हैं काफ़ी सारी बातें। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे मोहसिन नकवी की भी भाई ने बात की, तो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं या डीजी आईएसपीआर साहब बात कर रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है तो इसलिए सूबे ज़रूरी हैं। मुझे थोड़ा हैरत होती है इस बात पे कि हमें पहले चीज़ों को समझना, मतलब हमें मुश्किल लगता है कि हम जो जिस तरह फेडरेशन लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं या फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो जो फेडरेशन का मतलब होता है वो इकाइयों का इत्तेहाद होता है। ये एक इत्तेहाद है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक इत्तेहाद की अलामत है। और जब तक सूबे मजबूत नहीं होंगे तो फेडरेशन भी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि ये सूबों ने मिलकर फेडरेशन बनाई है, ना कि फेडरेशन ने सूबे बनाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आइन सबसे मुक़द्दस हम डॉक्यूमेंट समझते हैं, उसको सबसे मोहतरम समझते हैं। और तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था 1973 में, इस आइन की बुनियाद रखी और उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में उसमें चेंजिंग्स आई। लेकिन फिर 18वीं तरमीम पे भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों बशमूल एमक्यूएम का उस पर तो वो कंसेंसस था। उसमें ये जो आर्टिकल, आप ये सारी बातें तो करते हैं जी, आप आर्टिकल 58(2)B की बात नहीं करते हैं, उसके भी तो आपके बानी जो है उसके सबसे ज्यादा हामी थे, आपने तो उसकी हिमायत कभी नहीं की। आप 58(2)B के हमारे बानी कभी हिमायती नहीं थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये शामिल नहीं किया था, बल्कि ये ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए उसमें इंसर्ट किया था। ये शायद आपके इल्म में ना हो बात, ये 8वीं तरमीम के जरिए ज़ियाउल हक ने 58(2)B उसमें इंसर्ट किया था। हमें असल में चीज़ों को कानूनी और आइनी तनाजुर में देखना चाहिए। आइनी तौर पर अगर सूबे की किसी भी हुदूद में कोई तब्दीली नागुज़ीर हो जाए या तब्दीली करनी हो, तो उस सूबे के अवाम का हक है कि उसके हिसाब से वो फैसला करें, ना कि फेडरल गवर्नमेंट का, किसी इदारे का या किसी मखसूस शख्स का। और दूसरी बात यह है कि अगर सूबाई गवर्नमेंट सूबाई असम्बली ये चाहती है कि सूबाई हुदूद में कोई तब्दीली हो, तो वो करारदाद ले आती है अपनी असम्बली में। जिस तरह पंजाब असम्बली ने सराइकी सूबे के लिए करारदाद पास की थी, KPK ने हज़ारा सूबे के लिए पास की थी, लेकिन सिंध में कभी ऐसी बात नहीं हुई। जहाँ तक बात है कि आबादी के हिसाब से जो है वो सूबों को बढ़ना चाहिए, तो ये भी एक गैर मंतकी चीज़ है, क्योंकि इस वक्त भी दुनिया में ऐसे प्रोविंसेस मौजूद हैं जिन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, लेकिन पंजाब की आबादी भी कई ऐसे सूबे हैं इंडिया के, चाइना के, जिनसे बहुत कम है। उसके अलावा वो भी सूबे हैं। ये
1940 की करारदाद के मुताबिक सूबे जो थे सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सरहद कहलाता था, और बलूचिस्तान, इन्होंने मिलके एक फेडरेशन की बुनियाद रखी थी जिसको फिर बाद में पाकिस्तान का नाम दिया गया। और जब एक कानूनी आईनी तरीक़ेकार भी मौजूद है तो बजाय उसके या उनके कंसेंसस पैदा करने के इस तरह की अजीब बातें की जा रही हैं कि भाई इसमें सूबे बढ़ाए जाएं, इंतज़ामी यूनिट बढ़ाए जाएं। अगर देखा जाए कि सूबे के अंदर, हमारे सिंध सूबे के अंदर 7 डिवीजन्स मौजूद हैं, वो भी तो एक इंतज़ामी यूनिट है। सर, अगर डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं वो भी कर रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, आप डिटेल्स में जा रहे हैं, आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, खुद आप जो इंतजामी अमूर संभाल रहे हैं मलीर में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत। जी जी, मैं भी कुछ देर पहले प्रोग्राम में भी मैंने बात कही थी, मेरा खुद भी कुछ दिनों से मलीर जाना हुआ है। आप मुझे बताएं कि एक बिल्कुल अलग दुनिया बसी हुई है, ऐसा लगता है कि एक कराची यहाँ पे और एक कराची वहाँ पे है, इतनी आबादी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे संभाला जाएगा, तो आर्टिकल 140A का भी निफाज उस तरह से नहीं है कि चलें जनाब हम ये कहें कि इतना बड़ा शहर जो है वो संभल जाएगा। आप, अगर मैं आपको कहें कि पार्टी हेड हटा दें, अगर और कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, आपको भी पता है मसाइल क्या है, तो मसाइल हल कैसे होगा? मसाइल के हल के लिए मोहतरमा वही बात मैं कर रहा था कि अगर हम डिवीजन्स को देखें, डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, तहसीलों को देखें, फिर यूनियन कमेटीज को देखें, तो ये इंतजामी यूनिट तो बने हुए हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में हम आए तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पूरे शहर कराची के लिए मौजूद है, जिसका मेयर साहब भी मौजूद है। उसके बाद 25 टाउन भी मौजूद है, मलीर टाउन भी है। मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर में 3 टाउन मौजूद हैं, जिसमें मलीर टाउन है, गडाब टाउन है, इब्राहिम हैदरी टाउन है। फिर कोरंगी में इसी तरह टाउन मौजूद हैं, ईस्ट में, सेंट्रल में, वेस्ट में। ये तो पहले ही इंतजामी यूनिट बने हुए हैं। इन्हीं के जरिए अगर हम लोगों के मसाइल को हल करें तो हल कर सकते हैं। सर, हल क्यों नहीं हो रहे? हल क्यों? बिल्कुल हो रहे हैं असल में। नहीं सर, मैंने बताया, मैं किसी वजह से कुछ अरसे से मलीर जा रही हूँ, और मैं ट्रैवल करके जब मैं जा रही होती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि मैं उम्र के इस हिस्से में भी बहुत सारी आबादियों को पहली दफा देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद पल गए, हमारे आने वाली नस्लों को इस शहर में पलने में बहुत मसाइल का सामना है, हम देख नहीं सकते। मुझे, आप समझते हैं कि ये सही हो रहे हैं मसाइल, या ये लोग जिनके टाउन नाजमीन की आप बात कर रहे हैं, डिविजन्स बने हुए हैं, डिवीजन के तौर पे हल कर रहे हैं मसाइल? बिल्कुल, जो कमिश्नर का काम है वो कमिश्नर करता है, जो डिप्टी कमिश्नर, ये इतने ऑफिसेस खुले हुए हैं, रोजाना की बुनियाद पे वहाँ काम हो रहा होता है, वो कोई काम नहीं करते। मतलब ये असल में वो आप नजर रखती नहीं है ना, वो फोकस होता नहीं है। मैं आपको एक साफ बात बता दूं, मैं ये बातें स्क्रीन पे नहीं करती हूँ। मतलब मेरे ख्याल है कि मैं पहली साहब होंगी जो पूरा पढ़ लिख के यहाँ पे जो है हम बैठे हुए, बाकायदा सहाफत की डिग्री लेके PhD करके हम बैठे हुए। हम सहाफत का मसला ये होता है कि हम स्क्रीन दीवार के पीछे से झांक रहे होते हैं, हमें सिखाया है गुट्ठी में ये बात है। आप ये कहेंगे नहीं देख सकते तो एक अलग मसला है, हम देख रहे हैं। मुझे पता है कि आप भी अपने टाउन में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसी तरह से काम हो रहा है? पता असल में मेरे ये जो बात करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपके लिए कह रहा था। आपके लिए मतलब है कि जो आपको, जिन लोगों ने इस सवाल पे मजबूर किया है, जिन लोगों ने आपको स्क्रीन पे ऐसी चीजें दिखाई हैं, मैं उनको जवाब दे रहा था ना। और जहां तक बात है कि जो टाउन सिस्टम है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिस्टम है या तहसील है या जिला है या डिवीजन है, वो काम कर रहे हैं, उस तरह से शायद नहीं कर रहे जिस तरह उसको करना चाहिए। उसमें रिफॉर्म्स लाए ना, ऐसी चीजें हम करें जहां पर हम रिफॉर्म्स लाएगा। मैं ये आर्टिकल 140 की तो बात कर रही हूँ। क्या आप एडुकेट भी हैं, आप समझते हैं कि उसी तरह से इंटरप्रिटेशन होके बिल्कुल निजाम नाफिज हो चुका है आर्टिकल 140A का, जिस तरह से 18वीं तरमीम से पहले नाफिज, और लोगों को ये भी नहीं पता शायद अभी तक कि आर्टिकल 140A कहीं गायब नहीं हुआ है, मौजूद है। उस तरह से काम नहीं कर रहा है 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह से काम करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मुझे तो उसमें कोई खामी ऐसी नजर नहीं आ रही कि आर्टिकल 140 उसमें, क्योंकि दिया गया है कि हर सूबा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ करवाएगा और उसको बाख्तियार बनाएगा। अभी मैं सिंध के हवाले से बात करता हूँ, बाकी सूबों में तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ सिंध में लोकल गवर्नमेंट। आपको लगता है PFC की मद में सारे काम हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। कौन से? मुझे अभी दूसरे मैं वही बता रहा हूँ ना। PFC का मकसद होता है, जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन का मकसद है कि तमाम सूबों में जो उनके तयशुदा फार्मूले के तहत
फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो असेट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसी तरह से सूबाई जो फाइनेंस कमीशन है उसके जरिए तमाम डिविजन्स को, तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस को, तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, टाउन कमेटीज को, इवन यूनियन कमेटीज को भी प्रॉपर फंड जारी होता है और वो हर महीने ओजीटी की सूरत में जारी होता है। एक होता है फंड जारी होना, एक होता है काम मुकम्मल तौर पे होना। मुर्तजा वहाब साहब की सलाहियत से इनकार नहीं है, लेकिन वो भी बेचारे मजबूर हैं। कराची का बेटा है, वो भी काम कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास भी इख्तियारात उस लिहाज से नहीं है कि वो शख्स काम कर सके और कराची को बना सके। मैं ये बात शायद पहली दफा स्क्रीन पे कर रही होंगी कि जनाब मुर्तजा वहाब साहब पे भी तनकीद करना ठीक नहीं है। वो भी मजबूर आदमी है कि वो भी इख्तियारात उनके पास भी इस तरह से नहीं है जिस तरह होने चाहिए एक मेयर के पास, और वो काम कर सके। क्योंकि वो जिनकी साहबजादे बेहतर तरीके जानते हैं कि वो खातून भी कैसी थी। एक मुखलिस फैमिली से कराची वाला बच्चा जो कि काम करना चाहता है, लेकिन उनके पार्टी के साथ भी है। एनीवे, आगे चलते हैं। उबैद शाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप तजियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू। जी उबैद शाह साहब, बात दो हुई है आज के प्रोग्राम में। आपके आने से पहले एक जमात इस्लामी का एहतजाज चल रहा है। एक तरफ जो है, चले हम पीटीआई के एहतजाज को अभी छोड़ देते हैं, आगे होने वाले हम पहले प्रोग्राम में बात की है। जमात इस्लामी का एहतजाज भी है, साथ साथ सूबों वाली बात भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल है। प्रॉब्लम क्या है, कहाँ जा रहे हैं अचानक से इतने सारे क्योस जो सामने आ रहे हैं, क्या चीज है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब पहले मैं पीटीआई वाले साथी को बताऊं, मैं जानता नहीं हूँ, वो भी तो मौजूद नहीं हुआ। मैं इनको बताऊं, एक खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज आपके यहाँ दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब के मामला तकरीबन तय हो गए हैं बड़े घरों में, और ये अच्छी तरफ जा रहा है मामला इनका। उनके लिए अच्छी खबरें हैं हमारी तरफ। इस महीने का अख्तिताम तक या सितंबर के शुरुआत आपके सितारे बोल रहे थे, ये आपके सितारों ने बताया है। सितारे नहीं जी, मुबारक हो आपको भी और पूरी कौम को मुबारक हो। इससे पहले हम जो कल हमने प्रोग्राम किया है सर, इससे कल हमने प्रोग्राम किया है, पीटीआई के दोस्त मेरे पास मौजूद थे, परेशान हो रहे थे। मैंने कहा सर आप कैसे परेशान हो सकते हैं, तो समझे नहीं थे हमारी बात। आज आपने ये बात कह दी है सर, आपके पास कहाँ से इत्तला आई है? बस मैं आपको दबे लफ्जों में सर वो दबे लफ्जों वाले तो नहीं है जो मोहसिन नकवी साहब को भी अचानक से उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा मैं कहना नहीं चाहता। अगला मंजरनामा कुछ ऐसा बन रहा है कि शायद अब अगले मंजरनामे में पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होगी और नून लीग कंटिन्यू करेगी, और शायद किसी ना किसी तरह कोई अरेंजमेंट तहरीक इंसाफ के साथ बनेगा। मैं अब बार तफसील बाद में करेंगे इस पर बात, मैं अब आगे आऊँ एक बात और। जी जी सर। दूसरी बात यह है कि मैं एक बात को मेरी अपनी राय में शदीद में एतराज करूंगा कि ये जो नाइजीरिया में तो मेरे ख्याल 18 सूबे हैं, सूडान में मेरे ख्याल 22 सूबे हैं, और अफगानिस्तान के शायद 34 सूबे हैं। तो सूबे बनाना तो कोई सलूशन नहीं है। सूबे बन गए, खत्म हो गया मसला। क्या मुल्क सुधर जाएगा? आप निजाम किसको कहते हैं, निजाम कहाँ खराब हुआ है, क्या चीज खराब हुई है, क्या आपका नहीं चल रहा जो ये मुल्क नहीं चल रहा? 10,000 अरब रुपए का कर्जा सालाना बढ़ा, 20,000 रुपए हमारा कर्जा 2024 से 2026 के एंड तक हम पहुंच चुके हैं बढ़ा के। हमारा कर्जा नीचे ही नहीं जा रहा, हम भर भी रहे हैं, वो और ऐड ऑन हो रहा है। हम जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई 7,000 अरब के कर्जे पे थे, आज हम 77,000 अरब के कर्जे पे हैं। तो हम तो इससे जान ही नहीं छोड़ा पाते। क्यों? इसकी वजह यह है मुल्क नहीं चल रहा, या मुल्क में मामला अच्छे नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि यहाँ अमनो अमान नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ कोई सुकून नहीं है, यहाँ जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। बात यह कि बाहर के इन्वेस्टर्स पूछते हैं अगर आपका और हमारा किसी मामले पर डिस्प्यूट होगा तो तस्फिया कहाँ होगा? तो वो कहते हैं ये तस्फिया तो पाकिस्तान की अदालत में होगा। कहते हैं पाकिस्तान की अदालत तो कोई है ही नहीं, उस दफ्तर से ऑर्डर आएगा वो लिख के देगा जज साहब। तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाते, हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, घर के गेट पे लोग कत्ल होते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, कारोबार कैसे आएगा? सर कारोबार, इन्वेस्टमेंट और जितने मसाइल नहीं है सर यहाँ पे देखें, बात थोड़ी आप भी सख्त कर रहे हैं, तो मुझे कह लेने दीजिए कि जो बात आप कह रहे हैं उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए तो कहा जा रहा है कि जनाब अगर आ गया ना आपकी बात पे, मैंने अपनी तमीद बांधी, मेरी अर्ज सुने, मैंने अपनी तमीद पेश की। जो मेरा मुकदमा है मैंने पेश किया कि सूबे बनाने से सूबे तो देखे ना, एक फील्ड मार्शल साहब के दिमाग में आया था कि 1 यूनिट होना चाहिए पाकिस्तान, उन्होंने 1 यूनिट बनाया था कि पूरा पाकिस्तान एक होगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा। आज उसके बाद कहते हैं आज सूबे बहुत सारे होने चाहिए तो अच्छा चलेगा। ये मसाइल का हल नहीं होता ना।
बहुत सारे मसाइल ऐसे उनको हल करें ना, दूसरे को जो सूबे बनाए बगैर भी तो हो सकते हैं। सर मेरी आप बात आइए चले आगे चले बात करें। सर मुझे भी कहने दीजिए कि हाँ। जिन जिन सियासी पार्टियों पे चले मजबूरी के तहत ही जिन्हें हुकूमत के धारे में शामिल किया गया या ड्राइविंग सीट पे बिठाया गया, हो सकता है कि वो नहीं सही चला रहे हो, तो नई कयादत की भी जरूरत हो, नई लोगों की भी जरूरत हो, और वो जो रूठे हुए उनको भी बुलाने की जरूरत हो, तो शायद निजाम बेहतर हो जाए। आप इस तरह भी तो उसको सोच सकते हैं ना। अब मैं आता हूँ ना अब आपकी बात पे, मैंने अपनी बात मुकदमा मैंने अपना पेश कर दिया, मेरी जो मौकफ था मैंने कह दिया। अब आइए इस बात पे कि सूबे बनाने में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सूबे बनाने में यहाँ पे पंजाब में रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, और पंजाब में तो हर तरफ से आवाज है कि जी बना दो। पंजाब में तकलीफ नहीं है लोगों को, सिवाय इसके कि एक रूलिंग पार्टी ये समझती है कि जी हमारा इख्तियार बढ़ जाएगा, लेकिन उनको ये समझाया जा सकता है कि आपकी एक सूबे की जगह 3 सूबों में हुकूमत होगी या 4 सूबों में हुकूमत होगी, सबको अकोमोडेट होना होता है। तो वो एक अलग बात है। सबसे बड़ा मसला सिंध में है। सिंध में क्या कल्चर है? सिंध में ये कल्चर है कि जी आप जो है वो धरती माँ बढ़ जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, हमारे बैठे हैं शरसाद, मैंने कुछ देर इनकी बात सुनी, मैं लाइन पे था, तो ये कह रहे थे कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास है, हर चीज तो कर रहे हैं हम। आप बताएं 25 टाउन है, अगर 25 आप मेयर कराची से पूछ ले मुर्तजा वाब से, क्या वो कहेंगे कराची में टोटल 26 रोड है जो हमारे पास है, बाकी हमारे थोड़ी पता नहीं किसके हैं। ठीक है, कोई निजाम नहीं है। 25 यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिलों को पूरा इख्तियार दे दें, आप टाउन कमेटियों को पूरा इख्तियार दे दें कि भाई आप अपना ट्रेड लाइसेंस फीस जमा करो, आपकी गलियों में मिसबा खाने घरों में हो रहे हैं, ओजड़ी फेंकी जाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट उनको लाइसेंस दो, रेगुलेट करो, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट आप मेंटेन करो, छोटे स्कूल आप मेंटेन करो, आप पार्क्स मेंटेन करो, छोटी सड़कें खुद बनाओ। सवाल पैदा नहीं होता। एक झाड़ू लगाने वाली की पोस्टिंग सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारे यहाँ से होगी, सिंध सेक्रेटरीट से आर्डर निकलेगा, यहां से ग्रांट का चेक भेजेंगे तो वहां तनख्वाहें जाएंगी, पेंशन अदा होंगी, उनको काम करने नहीं देते। मेयर कराची को पूछ लो, वो उसी पार्टी का हिस्सा है, बेचारे बोल नहीं सकते, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, देना नहीं चाहते। झाड़ू देने का इख्तियार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बना के खुद अपने पास ले लिया है। वो सूबा पहले केएमसी करती थी, भाई साहब कह रहे हैं केएमसी मौजूद है, काम कर रही है, केएमसी को कुछ छोड़ा ही नहीं है, केएमसी के पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप तकसीम के इतने मुखालिफ हैं, आपने अपने दौर में अभी अभी कराची में और सिंध में सूबे बना दिए, जिला बना दिए, किमाड़ी आपने नहीं बनाया, औरंगी आपने नहीं बनाया, आपको जिला बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है जब सूबा बनाने में इतना मसला है? इंतजामी तकसीम क्या बुरी है? जब आप जिला बनाते हैं तो आप सूबा भी तो बन सकता है, आप 2 सूबों में पीपल्स पार्टी हुकूमत कर ले। यहाँ कहते हैं धरती माँ, भाई किसी मुसलमान की माँ जो है धरती वर्ती नहीं होती है, ये हिंदू मत में तस्वुरात है। मुसलमान की माँ वो माँ होती जिधर से उसने जन्म लिया। धरती कौन सी माँ होती है? किस इस्लाम में लिखा है, किस हदीस में, किस कुरान में लिखा है कि धरती माँ होती है? अब अजीब सी बात है ना उनकी बात ठीक है ना इनकी बात ठीक है। खुदा का वास्ता है भाई, लोगों का सोचो यार, लोगों को पानी बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सड़कें चाहिए, लोगों को महंगाई से खात्मा चाहिए, मसादी हकूक चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जान माल आबरू का। यार पीने का पानी नहीं मिलता, पीने का पानी घर में नहीं मिलता है, घर के गेट पे लड़के कत्ल हो जाते हैं, जवान लड़के। यार बाहर से कनाडा से अमेरिका से लोग घूमने अपने मुल्क में रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, मोबाइल छिन जाते हैं उनके आईफोन बैठे हुए। क्या ये मुल्क है? कैसे चलता है ये शहर? कहते सब सही चल रहा है, क्या चीज सही चल रही है समझ नहीं आता। आप उस चीज का नाम बताएं। आप लाश ले लें, अगर आपका कोई रिश्तेदार मर जाए, जिना हॉस्पिटल में सिविल में कहीं अब्बासी शहीद में लाश गई हो, आप जाके लाश लेके दिखाएं 50,000 रुपए दिए बगैर, वो कहेंगे इसका तो पोस्टमार्टम होगा, इस पर जो शकूक शुबात है, किसने मारा था, कहां से आया था, लाओ FIR कटेगी फला। वो कहेंगे हाथ जोड़ेंगे, भाई मर गया, रास्ते में जा रहा था, पता नहीं गोली लग गई, पता नहीं ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, यार लाश दे दो हमें। अच्छा लाश के 1 लाख रुपए ले आओ। भाई कौन सा निजाम सही चल रहा है यहाँ? आप बताएं। हर जगह एक 120 गज के मकान की 6 मंजिला बिल्डिंग बन चुकी है, कोई पूछने वाला ही नहीं इस शहर में। कह रहे सब सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी म्यूनिसिपल काउंसिलें हैं, इतने टाउन काउंसिल हैं, इतने यूं है। अजीब बात है भाई, आप लोगों को 50 सूबे बनाओ, एक बनाओ। सिंध पूरे एक जमाने में स्वाद तक था, कदीम तौर पे बड़ी होती है। आप सिंध को लेके जाओ, अफगानिस्तान के अंदर ले जाओ, अफगानिस्तान को सिंध के अंदर शामिल कर लो, लोगों को तो जीने दो, किसी को खाना पीना, रोजी रोजगार, अमनो अमान, सुकून, पानी तो दो। आपने नीची सतह पे हुकूक नहीं दिए। ठीक है, साथ ही रहिएगा। बात वही है कि सूबे जरूरत है कि निजाम सही होना जरूरी है। मेरा भी मौकफ कुछ ऐसा ही है कि निजाम में भी बेहतरी लाई जा सकती है। जावेद सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? देखिए अभी हमारे भाई साहब ने बड़ी तवील गुफ्तगू की,
मेरे ख्याल इस हर वक्त कराची इस वाला यही वक्त बात कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जैसे पंजाब राजी है या खैबर पख्तूनख्वा या और जो दूसरे हैं, सिंध क्यों नहीं राजी? सिंध की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने अपने सूबे को डेवलप नहीं किया, और जो डेवलप शहर थे, जो कराची था रेवेन्यू देने वाला शहर था, उसका जो हाल आज आप देख रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब सिंध में जो है वो जागीरदारी निज़ाम है, और उनके जो जो लोग हैं आप देखें कि वो सरकारी जो इंतज़ामी उमूर हैं उनमें हैं। अगर आप इसको धरती माँ या इतनी मोहब्बत करते हैं तो कम से कम इसकी डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर आपके पास था सिंध पे, तो क्या वजह है कि दूसरे इलाके डेवलप हो रहे हैं और सिंध डेवलप नहीं हो रहा? तो ये है लूट मार की एक, इसमें धरती माँ या इसका कोई नहीं है, ये सिर्फ जो आमदनी के जरिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो इस वजह से। और इस लसानी बुनियादों पे जो आप देखें जीए सिंध या जो दूसरी जमातें या MKM थी, वो सिर्फ लिसानी सियासत कर रही थी, कोई अवामी सियासत नहीं कर रही थी। अगर अवामी सियासत ये लोग कर रहे होते तो सिंध के इंटीरियर सिंध के भी हालात सही होते हैं और यहाँ के भी। अभी इन्होंने जो तफसीलात बताई कि इस वक्त पोजीशन ये है कि लोग गली मोहल्ले में महफूज नहीं है, तो अब इसमें आप क्या कहेंगे? अब लाजमी सी बात है, जब कोई मसला आता है सिंधी उठता है, कहता है जी महाजिरों ने ये कर दिया, ये उर्दू बोलने वालों ने ये कर दिया, उर्दू बोलने वाले, ये इनकी सियासत जो लिसानियत की ये खत्म हो जाएगी। देखें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिंधी और महाजिर का कहा जाता है ये भी मसला नहीं है, ये मसला नहीं है। ये देखें मसला अवाम तो नहीं चाहे है। सिंधी हो या महाजिर हो, उनके एक ही जैसे। कभी कराची वाले ने ये नहीं कहा या हमारे सिंधी भाइयों ने ये नहीं कहा कि हम अलग अलग हैं। हाँ, प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये आता है कि पूरा पाकिस्तान ही यहाँ पे आके रह रहा है। देखें इस सिस्टम में चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे वो पंजाबी या कोई हो, सब परेशान है। उनको मतलब आप मुझे बताएं ना, कराची में तो पूरा पाकिस्तान रहता है, हम ये नहीं कह सकते पूरा पाकिस्तान तो रहता है, लेकिन हाँ। आप ये देखें ना, जैसे एक मिसाल है, जिस तरह जितना आपको पता है ये शहर वो शहर था जो पाकिस्तान के लोगों को भी रोजगार देता था, बैरून मुल्क से भी लोग आते थे एक वक्त यहाँ, वो भी हमने देखा है। तो क्या वजह थी कि आज मुकामी लोग बेरोजगार हैं, इंडस्ट्री आपकी तबाह हो गई। अगर आप इतने काबिलियत होती है आपके अंदर जो 40-50 साल से, तो इसको तो आप कहाँ से कहाँ ले जाते। अच्छा, फिर इंटीरियर सिंध की हालत देख लें। चले ठीक है, कराची का चीफ मिनिस्टर नहीं था, इंटीरियर सिंध का था, तो इंटीरियर सिंध की हालत सही हो जाती। लेकिन हम वहाँ देखते हैं वहाँ भी गुर्बत का वही हाल है, बल्कि उससे ज़्यादा है जो उनके हालात हैं। कराची में आते हैं तो कराची में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इस वक्त वो ही नापैद हो गई। तो आप देखें ये अगर ये इंतजामी यूनिट बन जाएंगे तो फिर कोई किसी कौमियत के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, फिर सब अपने अपने लोगों को पकड़ेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कौमियत का मसला ही नहीं है। मैं अपनी नहीं, लेकिन सियासत तो उसी पे हो रही है ना। सियासत हो रही है, जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है जबान का तो भी गलत करती है, और अगर यहाँ पे कोई पार्टी महाजिर कार्ड इस्तेमाल करती है तो वो भी गलत करती है। इस वक्त किसी कार्ड का मसला नहीं है। ये जो मसला है ना, ये जो कि जी धरती माँ वगैरह कोई मसला नहीं, सही कह रहे हैं वो। ये सिर्फ अपनी दुकानें, जो सियासी दुकानें बंद होंगी, इनको वो खतरा है, जो इनकी आमदनियां हैं वो बंद होंगी, इनको सिर्फ वो खतरा है। अगर आवाम से इनको मोहब्बत होती और आवाम के मतलब ख्याल करते तो आज ये हालात नहीं होते। आप देख लें कराची के पूरा शहर जो है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत खंडर बना हुआ, पूरा शहर खंडर बना हुआ है। हुकूमत पे जो जमात है उसने काम ऐसा नहीं किया, वो उनके मफादात की जंग लड़ रहे हैं, तो ये नौबत ना, वो सिर्फ नारे लगा रहे हैं, बाकी उनके मफादात हैं और कुछ नहीं है। आपकी तरफ आते हैं इरशाद अली शेर साहब। फिर मैं उस नहज पे हूँ कि कोई सवाल नहीं है, आपने बहुत कुछ सुन लिया। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले उबैद भाई के बात का जवाब देना चाहूँगा कि जिसमें पहले तो उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में कितने सूबे हैं, लेकिन वो सूबों का ताल्लुक तरक्की से नहीं होता। ये तो अच्छी बात उन्होंने की। दूसरी बात जो कि उस पर मुझे ज़रा इख्तलाफ है कि अगर कोई खुदा न खास्ता बंदा मर जाता है तो जना हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल में 50,000 या 1 लाख रुपए देकर जो है वो लाश वसूल की जाती है। ऐसी कोई सिचुएशन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। इस तरह इल्ज़ाम लगाना, बुरी सूरत हाल। नहीं मैडम, मैं यूसी का चेयरमैन हूँ, मेरे भी रिश्तेदारों के इंतकाल हुए होंगे, कई लोग मेरे यूसी के भी उसमें फौत हुए होंगे, कई लाशें हमने जिना अस्पताल से भी वसूल की होंगी, कोई रिश्तेदार का इंतकाल हुआ होगा, कोई गोलियों से मरा होगा, कई ऐसे लोग हमने खुद वहां से लाशें उठाई हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि जिना हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल में मलीर बार के सदर हैं सर साहब, आपसे कौन पैसे मांग रहा है? उबैद साहब, नहीं मलीर बार के सदर से पहले की भी बात बताओ। जो बात की है ना, मैं इसको मुकर्रर कहना चाहूंगी सर। और उसके अलावा जहाँ तक धरती माँ की बात है, या ये हुब्बुल वतनी है सही, ये धरती के साथ मोहब्बत का इजहार है।
उसका हर किसी शख्स का अपना अकीदा है। अगर कोई उसको माँ कहता है, कोई उसको अपना वतन कहता है, वो उसको कोई नाम देता है, तो वो उसकी हुब्बुल वतनी है। हम पाकिस्तान के लिए भी कह सकते हैं, हमारा मुल्क है, हमने कहा भी है, लोग कहते भी हैं। हम धरती के लिए भी इसी तरह लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं। जो शख्स जहाँ पर रहता है, अगर कराची के लोगों को कराची से मोहब्बत है, बशमूल मेरे, मैं खुद भी कराची में रहता हूँ, इसी तरह अगर सिंध के साथ किसी की मोहब्बत है तो हम उसको तंजिया तौर पर नहीं देख सकते या उसको तंजिया तौर पर बोल नहीं सकते। वो उसका अपना अकीदा है, वो उसका अपना तरीक़ेकार है। और जहाँ तक बात है कि जो झाड़ू देने वाला यूसी में है वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले है, तो इस तरह भी नहीं है उबैद साहब। झाड़ू देने वाला या ये जो सैनिटेशन का डिपार्टमेंट है हर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मौजूद है। मैं गुज़श्ता टेन्योर में डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर का मेंबर था मैडम। हमने खुद जाके, हमारा चेयरमैन था जानवंत बलूच साहब, हमने खुद जाके चाइनीज कंपनी से एग्रीमेंट किया था कचरा उठाने का। उसके बाद अभी मैं केएमसी का मेंबर हूँ। जाहिर है कि जब तजदीद होती है उस एग्रीमेंट की तो वो टाउन वालों ने अपने हिसाब से की थी, केएमसी ने फिर अपने हिसाब से तजदीद की उस एग्रीमेंट की कि भाई जो झाड़ू वाला काम है या उसकी जो कचरा उठाने का काम है वो चाइनीज कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके एमओयू साइन करके उनके हवाले किया है। तो ये चीज़ें तो कहना बड़ी आसान होती हैं कि सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट करती है। मेयर साहब की जहाँ तक बात है, मेयर साहब ने कई जगह पे बरमला ये कहा है कि मैं एक बाख्तियार मेयर हूँ, और बल्कि हर मेयर बाख्तियार होता है। जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के काम है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खुद कर रही है। जहाँ तक रोडों की बात है तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जो उबैद साहब ने बात नहीं की, शायद मैं बता देता हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उसकी कोर्ट में हम बैठे हुए थे। उस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, सईद गनी साहब भी मौजूद थे, मैं डीएमसी मलीर की नुमाइंदगी कर रहा था। तो वहां पर यह बात छिड़ी कि भाई ये इस तरह की स्ट्रीट लाइट्स वगैरह शारा फैसल के हवाले से या मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, तो वहां पर जब सूरत हाल सारी पेश की गई कि ये इलाका भी कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, ये इलाका भी कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, ये इलाका भी कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, तो ये इस तरह की चीजें हैं शहर में, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हर किसी मतलब सूबाई गवर्नमेंट का अपना दायरा इख्तियार है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अपना दायरा इख्तियार है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अपना दायरा इख्तियार है। तो ऑलरेडी ये इस तरह की जो सिचुएशन है वो और दूसरी बात जो साईं जावेद साहब ने कही कि इंटीरियर सिंध में भी तरक्की नहीं है। अगर यहाँ कराची में तरक्की नहीं होती तो बाकी सूबों के जो लोग हैं वो कराची में कमाने के लिए आते हैं। यहाँ कराची का या वो दौर चला, कोई और अब चला कोई और कराची के मुकामी लोग बेरोजगार हैं। मैडम ने अभी जो मलीर की बात, सर अभी मैंने कभी बीच में नहीं बोला, मैडम ने जो मलीर की बात की ना और आबादियों के बढ़ने की बात की, तो मैडम को शायद ये भी इल्म में बात होगी कि वहां मलीर में भी केपी के, पंजाब के लोग और बलूचिस्तान के लोग आए हुए, उन्होंने आके सोसाइटियां बनाई हुई हैं। यहाँ जो कच्ची लोग थे लियारी साइड के या मुख्तलिफ सदर वाले इलाकों के, उन्होंने भी आके अपनी कॉलोनियां डिस्ट्रिक्ट मलीर में बनाई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से। तो जहां पर लोग अमन देखते हैं, जहां पर सुकून देखते हैं, जहां रोजगार के मौके देखते हैं, तो वहां पर जाते हैं। अगर पाकिस्तान में अच्छी लेवल का कोई इलाज होता है तो वो भी सिंध में होता है, ट्रांसप्लांटेशन की सहूलत भी सिंध में। अच्छा सर, मैं और अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब उस सिर्फ एक चश्मे से चीजों को देखा जाएगा तो मेरे ख्याल में वो मसले का हल नहीं होगा। इसी निजाम में रहते हुए इस निजाम को बेहतर किया जा सकता है। ये कोई सूबे बढ़ाना निजाम की तब्दीली नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज, जिस तरह मदर अब्बास साहब ने मैंने उसकी वीडियो देखी, उसने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों के अख्तियार की आप बात कर रहे हो, यहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म को अख्तियार नहीं है। तो ये चीजें हैं, असल में इन चीजों में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। यहाँ जमहूरियत को प्रॉपर तरीके से आपकी कोई बात आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, इनका आखिरी जुमला जिन्होंने जिसका कोट किया उनका नाम लिए बगैर सिर्फ इनका जुमला जो है आगे बढ़ा दीजिएगा, अफाका होगा। उबैद कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, मैं बहुत अच्छा किया मुझे मौका दिया, मैं साईं शर साहब की बात सुन रहा था, मैंने कहा उन्होंने जो कुछ कहा है मैं 2 3 4 मुख्तसर बातें करता हूँ टू दी पॉइंट। एक तो बात यह है कि इन्होंने जो पिक्चर पेंट की, इसका मतलब है कि कराची, जैसे हमारी बहन शर्मिला फारूकी ने भी कहा था कराची पेरिस है,
तो वो देखे ना, ये जो भाई ने बात की शर साहब ने, यकीनन कराची पेरिस नहीं तो पेरिस का छोटा भाई तो है ही है, ठीक है। और कराची और आसपास के रीजन के तमाम शहरों से बहुत आगे, यहाँ सब कुछ बखैर खूबी हो रहा है। अगर कोई भी बात कही जाए तो वैसा कुछ भी नहीं है। और जो भी कराची के हालात इतने अच्छे हैं कि आप जिस तरफ निकल जाएं आपको सुकून, सफाई सुथराई, सड़कें, ग्रीनरी, लाइट्स, पार्क सब नजर आते हैं। ये है कौन सा कराची? अभी मैं घर जाते आगे हुए चलिए। खौफजदा हूं कि रास्ते में कुछ आगे हो ना चलिए, जाए। आगे चलिए। अब आप मुझे कहने की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, कि हमारे बचपन में मुहावरा सुनते थे और पढ़े लिखे को फारसी क्या। फैक्ट्स रिवील इटसेल्फ। मतलब आप चले जाएं किसी भी, अभी मैं थोड़ी देर पहले जमात इस्लामी का इत्तेहाद भुगतता आया हूँ, गलियों में, चौबारों पे, सड़कों पे, फुटपाथों पे जरा हालत देख लें। अगर सड़क नाम की चीज लगता है हम किसी गांव में गाड़ी चला रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 3 करोड़ से ऊपर का शहर हो चुका है। पूरी दुनिया के दुनिया के 6 या 7 बड़े शहरों में से एक है। गाय शहीद मिलत रोड पे गायें घूमती हुई जा रही थी 8-10 किसी की, तो कचरे के ढेर में कचरा खा रही थी। तो मैं आपको क्या दुआएं दूं, 17 साल किसी हुकूमत को हो गए हो, 17 साल, 1 साल नहीं। आप 5 साल के लिए आते हैं, आप कहते हैं हमें 5 साल के लिए वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। और 17 साल आपको गुजर गए हो, आप कहें हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक कर लेंगे। ऐसे पीपल्स पार्टी का, हमारे पीपल्स पार्टी में बहुत दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहुत ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी में सबके साथ। मैं ये कहता हूं, खुदा का वास्ता है, आपके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या रह गया? आप यकीन करें, मुझे इसलिए पीपल्स पार्टी के साथी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के साथी कहते हैं मुझे, यार हम खुद शर्मिंदा क्या करें, हमारी पार्टी ऐसी, हमारे लोग गालियां देते हैं कि क्या करें। नहीं सर, मैं भी मैडम शारा फैसल से ही आया हूँ, उबैद भाई भी शारा फैसल से आ रहे थे। जमात इस्लामी के धरने को दोनों ने फेस किया है, लेकिन मुझे तो रोड में कहीं खड्डा नजर नहीं आया। और गाय बांधना सर हमारा काम नहीं है। देखिए, अभी चेयरमैन साहब ने कहा मुझे कोई खड्डा नजर नहीं आया, वरना देखा जाए कि इस वक्त जो मेन शारा है MA जिना रोड, किसी वक्त में कराची का मरकज होता था और कारोबारी हब था। आज वो शाहराह के बजाय एक गली की मानिंद हो गया है, और वहां से ट्रैफिक गुजरना, और वहां के जो कारोबारी हैं, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं पूरे, तो उनके जो हालात हैं, तो ये किसी अच्छा, फिर आम आदमी के देखें तो आज आम आदमी की हालत ये है कि पहले हम जाते थे अपने मोहल्ले में, जाते थे सुकून का सांस लेते थे कि अभी मोहल्ले में आ गए, लेकिन इस वक्त मोहल्ला घर कोई महफूज नहीं है। तो ये आपकी हुकूमत की नाअहली नहीं है। तो क्या है कि आप इतने अरसे में आपने सेफ सिटी बनाने के चक्कर में अरबों रुपए के कैमरे लगा दिए, आपने ई चालान तो वसूल कर लिए करोड़ों के हिसाब से, लेकिन जो करप्शन है वो उस कैमरे से नहीं पकड़ी गई, क्योंकि जो कैमरे लगाने वाले हैं वही करप्शन करने वाले, इसलिए ई चालान तो आ जाता है, लेकिन आपके जो मुजरिम है वो नहीं पकड़े जाते। की एक लंबी फहरिस्त है, और मुझे अफसोस है कि शर साहब थोड़ा सा लेट पहुंचे प्रोग्राम में, ताकि हम एक और प्रोग्राम इस पर जरूर हम करेंगे। मेरे मुल्क का हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़।